नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए, इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ सेक्शन 36, एंड 36 इज व्हाट? रिगार्डिंग द execution, from 36 to execution. So before going to the section 36, because section 36 to 74, 36 to 74, these sections are related to the execution of the process, execution of the decrees, execution of the orders. तो इसके लिए we should know a little bit idea कि what do you mean by the execution. execution का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिए। तो बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर द एग्जीक्यूशन, एंड देन वी विल डू ऑल द सेक्शंस वन बाय वन। सी दिस, द टर्म execution has not been defined in the code, and this can be the prelims question in your exams कि whether the term execution has been defined, and if so under what section, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है। तो प्लीज नोट डाउन this has not been defined. Secondly, then what is the meaning of this? Execution means process for enforcing or giving effect to the judgment of the court. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब आप ऐसे समझिए, what I am saying, this is the process of enforcing or giving effect to the judgment of the court. क्या मतलब हुआ इस बात का? इसको समझने के लिए आप ये एग्जाम्पल समझिए। सो बेसिकली सपोज कीजिए ए फाइल से सूट अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000. देयर इज ए पर्सन ए एंड ही फाइल से सूट अगेंस्ट बी फॉर ₹10,000 कि तुमने मेरे 10,000 रुपए देने हैं, यू गिव मी, ओके, एंड दैट केस इज डिक्रीड इन हिज फेवर एंड ऑब्टेन्स ए डिक्री अगेंस्ट हिम. सो ए विंस द केस, आम भाषा में कहा जाए तो ए केस जीत जाता है और बी के विरुद्ध उसको डिक्री मिल जाती है. नाउ he will be called judgment, इसे कहते हैं डिक्री होल्डर. जजमेंट क्रेडिटर तो हम कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली से बोलते हैं डिक्री होल्डर. सो ए इज व्हाट? डिक्री होल्डर, एंड बी इज व्हाट? जजमेंट डेटर. नाउ ये 10,000 रुपए ए को भी, ए के हाथ में भी क्या आया है? नाउ ए व्हाट ए गॉट ओनली ए पेपर विच यू आर कॉलिंग द डिक्री. That a decree has been passed in favor of a decree, A के फेवर में डिक्री पास हो गई है. It means what? कोर्ट का डिसीजन आ गया है. कोर्ट हैज कंक्लूसिवली डिसाइडेड दैट B must pay ₹10,000 to A. But again, B, if suppose B does not pay that, B refuses to pay that amount,
उसे बोलते हैं डिक्रेटल अमाउंट। कौन सा अमाउंट? जो जजमेंट डेट है, 10,000 रुपए जो देने हैं उसको हम टेक्निकली बोलते हैं जजमेंट डेट या डिक्रेटल अमाउंट। तो ये जो डिक्रेटल अमाउंट हुआ 10,000 रुपीज का, अगर ये रिफ्यूज करता है, भी रिफ्यूज करता है, देन व्हाट इज द रिमेडी फॉर दिस? फिर क्या करेंगे? शुड ही गो टू द पुलिस ऑफिसर? शुड ही गो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? शुड ही गो टू एनी अदर अथॉरिटी? हाउ ही कैन एनफोर्स दैट जजमेंट? सी अदर दैट जजमेंट और दैट डिक्री इज नॉट एनफोर्सेबल, उसको एनफोर्स नहीं करा पाएंगे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट डिक्री? उस डिक्री का मतलब क्या रह जाएगा? और उसीलिए एक प्रोसेस सीपीसी ने प्रोवाइड किया है, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ही कैन रिकवर द सेड अमाउंट फ्रॉम बी बाय एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। एग्जीक्यूटिंग द डिक्री यानी कि ही विल इनिशिएट द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द डिक्री। ही विल गेट द डिक्री एग्जीक्यूटेड। तो उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवा करके वो अपना जो 10,000 रुपया है वो वसूल कर सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ एग्जीक्यूशन का, कि दिस इज व्हाट एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन मीन्स व्हाट? एग्जीक्यूशन मीन्स व्हाट? एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट? एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज, एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स। कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट के द्वारा आप उस डिक्री को जो कि आपके फेवर में पास हुई है उसको एनफोर्स करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन। सही है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन। यहां से समझ में आया? किसी को मीनिंग समझ में नहीं आया एग्जीक्यूशन का, मुझसे पूछे अभी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन एंड यू कैन सी वन क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूशन इटसेल्फ। सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ बेसिक बातें जो आपके प्रीलिम्स में आएंगी। नाउ द यस स्लाइड ये पढ़िए आप, सी दिस। कुछ बेसिक बातें जो आपके एग्जाम में आएंगी। प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स आर डेल्ट विद इन सेक्शन 36 to 74 and these sections deals with the substantive law and order 21 deals with the procedural provisions. So section 36 to 74 substantive law and order 21 procedural provisions। यहां से अगेन आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, order 21 contains how many rules? It contains 106 rules and it is the longest of all the orders। यहां से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 21 में कितने नियम हैं? 106 है। 106 है। और सबसे लेंदी ऑर्डर, लॉन्गेस्ट ऑर्डर कौन सा है सीपीसी में? ये है ऑर्डर 21। देखिए मैंने आपने यहां पर भी समझाता हूं, कितनी बार समझाया कि केवल ये जो पूरा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो केवल एक तो हुआ नॉलेज आपका ना, नॉलेज पार्ट, नॉलेज गेन करना। नॉलेज, यू आर गेनिंग नॉलेज थ्रू योर सेल्फ स्टडी, यू आर गेनिंग नॉलेज थ्रू द कोचिंग, यू आर लर्निंग, यू आर क्रैमिंग, यू आर रिवाइजिंग। वो तो एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ अफेयर्स। लाइफ जो जिंदगी जीवन है आपका, उसको भी कैसे मैनेज करना है, उसमें टॉप प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू हेल्थ। थोड़ा डर के रहिए इन दोनों, कम से कम 1 साल 1.25 साल तक बेफिक्र होकर मत रहिए। जैसे एक्सीडेंट हुआ मैडम का, है ना, या और किसी को कोई बुखार आ गया, किसी को कोरोना हो गया, किसी को कुछ हो गया, तो ये आपको आपने जितनी मेहनत की है ना नॉलेज गेन करने, वो सब पीछे ले जाएगा आपको। और अभी तो आपको रिसेंट टाइम में तो सिंपैथी मिल जाएगी, ओहो बड़ा भी बहुत दुर्भाग्य की बात है, आप बीमार हो गए, एग्जाम था। 2 साल बाद आप किसको कहेंगे कि मेरे एग्जाम इसलिए रुके क्योंकि मैं दोनों बीमार था? ना तो कोई सुने, ना कोई विश्वास करे, और ना ही किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में इससे कोई फर्क पड़ता है। तो ये बात समझने की है, अगर आप कॉम्पिटिटिव लाइफ में हैं, कंपटीशन अगर आप दे रहे हैं, तो ये भी आपके एक मैनेजमेंट का,
एक पार्ट होना चाहिए। जैसे आप अपनी स्टडी को संभालते हैं वैसे ही आपको अपनी हेल्थ को भी संभालना चाहिए। इसमें सिर्फ एक ही तरीका है कि आप थोड़ा डर के रहिए। डरने का मतलब है कि जब हम कॉन्शियस रहते हैं, एक होता है बेफिक्री का, बीमार हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चोट लग जाएगी 10-5 दिन हमारे लग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो वो बेफिक्री हुई जैसे हमारे कॉलेज टाइम में होती है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब हमारे एग्जाम आते हैं तो हम थोड़े से समझदारी से काम लेते हैं उन दोनों। उसी तरीके से आप लोगों को, क्योंकि आपके लगातार एग्जाम ही चल रहे हैं अभी ये, आप इसके पूरे 1 साल या 1.5 साल का जो प्रोसेस है इसको आप ये पूरे का पूरे एग्जाम का पीरियड ही मान के चलिए। इसको आप ये अगर आप ऐसे मान के चलेंगे तो आप बड़े आराम से आगे निकल जाएंगे। मैं फिर कहता हूं कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम कंपटीशन है। लोग पंक्चुअल नहीं है, लोग रेगुलर नहीं है, कंसिस्टेंसी गायब है। और फिर कुछ जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स होते भी हैं वो छोटी मोटी गलतियां करके आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं। जैसे बीमार पड़ गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कहीं और ख्यालों में पहुंच गए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर आप ऐसा मैनेजमेंट कर लेंगे तो आप तुलनात्मक दृष्टि से, व्हाट आई एम सेइंग, इन कंपैरेटिव वे यू विल हैव सम एज ओवर द अदर एस्पिरेंट्स। जो अन्य प्रतिभागी हैं उन लोगों से आप तुलनात्मक रूप से थोड़ा आगे चले जाएंगे, अदरवाइज उनसे पीछे जाने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ, मैंने क्या शब्द यूज किया, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ यूज किया। लाइफ का मतलब हेल्थ से अदर मैटर्स अदर देन दी हेल्थ। कैसे? जैसे ऐसे मैटर्स हुए कि कोई फंक्शन है, अब फंक्शन में जाना भी जरूरी है, दोस्त की शादी है। अब एक तो तरीका कि 10 दिन लगा दिए कि जैसे दोस्त इकलौता ही दोस्त हो, पहला दोस्त है, पहले दोस्त की शादी है, बुआ की लड़की की, इसकी उसकी। तो इन चीजों पे भी अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसा बैलेंसिंग हो सकती है कि थोड़ी सी भले ही बुराई आ जाए, थोड़ा सा अपने को कंट्रोल कर लें, लेकिन अपने एग्जाम को हाथ से नहीं निकलने दें। बी सेल्फिश इन द ड्यूरेशन ऑफ दिस 1.5 ईयर। 1 से 1.5 साल का जो टाइम है बहुत सेल्फिश हो जाइए। तो ये भी एक मैनेजमेंट हो गया। या ऐसा हुआ कि अपने ऊपर ले रखा है सब कुछ, लीडरशिप लेने का चाव लगा हुआ है कि मैं ही करूंगा ये सब भी, अपना चुपचाप सेल्फिश होकर के कोने में पड़े रहिए। सही कह रहा हूं आपको। 1-1.5 साल बाद फिर निखर के आएंगे आप लोग, दुनिया आपके पीछे भागेगी और फिर दुनिया भर का, मैं आपको नहीं रोकूंगा, दुनिया आपको नहीं रोकेगी। जितना भी आपके मन में समाज सेवा का भाव है वो पूरा करना। मातृ सेवा, पितृ सेवा, गर्लफ्रेंड सेवा, हस्बैंड वाइफ सेवा, सारी सेवाएं कर लेना आप। लेकिन जब उसके लिए आप लोग पहले काबिल हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो उन चक्करों में अपनी एग्जाम निकल जाए और फिर आप ही को दूसरे लोगों की सेवाओं की जरूरत पड़ जाए। तो ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है। तो जितने तरीके के भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, जितने तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं उससे आपको बचना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो छोटा ट्रिक देता हूँ। देखो अब बात छिड़ गई, देखो कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन शायद ये ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप गृहिणी हैं, है ना, मान लीजिए आप गृहिणी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, ये आप अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी सास, जेठानी, घर में ऐसे लोग हैं, दादाजी हैं, तो ट्रिक अपनाइए कि दादाजी का ही प्यारा है तो बस दादाजी पे जाके चुपेगा। दादा को ऐसे कर दो कि दादाजी आपके बिना तो बच्चा रह ही नहीं सकता। दादा, जितने भी रिश्तेदार ऐसे हैं, चाचा जो आपसे अलग हैं, बस आपके पति देवी हो, बस ऐसे समझा लो कि वो दुनिया में केवल वही हैं जो उस बच्चे को संभाल सकते हैं। केवल वही व्यक्ति है जो बाहर के काम सब कर सकते हैं। आप तो दुनिया के सबसे बुद्धू इंसान हो। अपने आप को कोसो, मैं तो बहुत सही, आई एम सच ए स्टूपिड। मन ही मन मुस्कुराओ और अपना काम, अपना टाइम चुपचाप पढ़ाई में दो। साम दाम दंड भेद, समझे? अपने साम सब ट्रिक्स लगा डालो। चापलूसी करने पड़े चापलूसी करने, झूठ बोलना झूठ बोलो, क्योंकि ये एक पर्पज है। पर्पज क्या है? केवल आपको इस समय पढ़ाई करनी है, शांति करनी है। कोई गाली दे रहा है, भाई साहब थैंक यू। कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ भाई साहब बाद में लड़ेंगे, 1.5 साल बाद लड़ लेंगे। अच्छा गलती मेरी है भाई साहब, आई एम सॉरी, है ना। जहां पर भी जैसा भी है, पति तंग करने वाला है, सुन लो सारी बात कि आप तो मेरे बस देवादिदेव हो, 1.5 साल बाद बताऊंगी। पत्नी परेशान कर रही है, अरे तुम तो दुनिया भर में सबसे, पता नहीं मेरा भाग्य कैसे खुल गया, कैसे मेरे उसमें आ गई। कोई भी लड़ने का, कोई भी माइंड को डिस्टर्ब करने का पॉइंट देना ही नहीं है। आप समझ रहे हो?
कुछ ही को कोई पॉइंट मत दीजिए। पिताजी माताजी डांटते हैं, वो हर बार टोकटाई करते हैं, फिर जाके पापा जी सही में आप मेरे लिए कितना पेन लेते हो आप, यू आर सच ए ग्रेट फादर। मतलब इतनी बड़ा हो गया हूं मैं, तब भी आप मेरे लिए इतना बचपन में केयर करते हो, आई कैन अंडरस्टैंड योर। ऐसे कह नहीं पाओगे तो इनडायरेक्टली कह दो। सभी लोगों को मैनेज करके रखो, बस बात समझ आ रही है। 1.5 साल तक पूर्ण शांति के साथ, पूर्ण रूपेण शांति के साथ अपने एग्जाम को दो, और उसके बाद की दुनिया आपकी होगी, उसके बाद के राजा आप होंगे, उसके बाद की रानी आप होंगी। इस बातों को मत भूलना। ये आपको कोई फैकल्टी नहीं समझाएगी, इस तरीके से कोई कोच नहीं समझाएगा। वही समझाएगा जो बिल्कुल दिल फाड़ के रखना चाहता है कि बस मेरे स्टूडेंट्स हो जाएं किसी तरीके से, है ना। यहाँ पर आपको झूठ बोलना जो भी करना है करो यार, क्योंकि उसका पर्पज हमारा अच्छा है। पर एक बार जज बन जाओगे तो उन्हीं रिश्तों के काम आओगे, है ना, उन्हीं की सेवा करोगे, उन्हीं का नाम तो हमसे ज्यादा होगा। आपसे आप तो कहोगे नहीं मैं जज हूँ, आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे हमारा बेटा, हमारी बहू, हमारा भांजा, हमारा भतीजा, हमारा छोटा भाई जज है, तो वो उन्हीं के लिए है। लेकिन अगर अभी डिस्ट्रैक्शन में फंस गया, छोटे से झगड़े में कई दिन वेस्ट कर दिए, है ना, तो इन चक्करों में अपना भविष्य खराब मत करना। तो आई बिलीव, क्योंकि मैं देख रहा हूं, देखो अरुण परिहार लड़का है, उसका एक्सीडेंट हुआ, यशवी शर्मा ने अभी बोला कि इसका एक्सीडेंट हो गया, और भी कई लोग ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं। तो ये बड़ा अजीब सी बात है, जब एग्जाम आ रहे हैं तो कोई ना कोई सारे विकेट्स गिरते जा रहे हैं हमारे। तो प्लीज होल्ड इट, एंड आई बिलीव कि बस मस्त रहिए अपने उसमें, दुनियादारी को भूल करके किसी तरीके से मैनेजमेंट करना है अपना, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, ये आपको बहुत काम आएगी बातें, ठीक। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ है ना, बताइए जल्दी से। चलिए हम लोग अपना लेक्चर बढ़ाते हैं आगे को। तो मीनिंग मैं आपको समझा चुका हूं, आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एग्जीक्यूशन एंड द सम प्रोविजंस दैट section 36 to 74 and the order 21, and now we start the lecture with the section 36. Please go to section 36, and this is important for your plebs. See this, section 36, application to orders. Application to what? Orders. क्या है ये? The provisions of this code, the provisions of this code relating to the execution of decree. कौन से provisions की बात कर रहे हैं हम? We are talking of the provisions of this code relating to the execution of decree. Okay. इसके बाद क्या पढ़िए? Shall so far as they are applicable be deemed to apply to the execution of orders as well. So where are the provisions of execution of decree? These provisions shall be deemed to be applicable on the execution of the orders. तो बहुत छोटी सी बात है इसमें क्या बात कही गई है कि from 76 to 74, sorry, from 36 to 74 or in the orders, on the orders, है ना, the provisions of this code. So these are the provisions, section 36 to 74 and order 21. These orders you will see there, what you will find execution of decree. You will not find the word of execution of orders. हमने देखा था ना कि जजमेंट कैसे होते हैं, जो एडजुडिकेशंस होते हैं, एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, डिक्री एंड ऑर्डर्स. सो इन चैप्टर्स में, इन सेक्शंस में 36 to 74, what you will find? And order 21, execution of decree. These provisions are silent about the execution of the orders. आदेशों का निष्पादन कैसे होगा, उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, वो इन सेक्शंस में लिखा हुआ नहीं है. क्यों लिखा हुआ नहीं है? क्योंकि सेक्शन 36 ने पहले ही बात खत्म कर दी कि ये जितने भी प्रोविजंस हैं जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड हैं, वही सब प्रोविजंस ऑर्डर्स पर भी अप्लाई करेंगे. डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, बस इंक्लूडिंग पेमेंट. बाकी सब छोड़ दीजिए, काम चल जाएगा आपका. सो बेसिकली
This is the law. The provisions of this code relating to the execution of decree, it means 36 to 74 and order 21 shall be deemed to apply to the execution of the orders. And यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा. It will never be in your mains. You will not see this question, this section in your mains, but may expect in the prelims. बोलो बात समझ में आई नहीं आई? Now come to next. And now I come to section 37, and before you understand the section 37, because section 37 is defining what? Section 37 defines what? Definition of court. This gives you definition of court. Which court? Which pass a decree. Which pass a decree, जिसने उस डिक्री को पास किया है. तो यहां पर डिक्री के साथ हम लोग ये पढ़ेंगे which passed a order as well, an order as well, because of section 36. 36 की वजह से हम लोग डिक्री के साथ इसको ऑर्डर भी पढ़ेंगे. अब देखिए इसमें डेफिनेशन किसकी बात है? कोर्ट, कौन सी कोर्ट? जिसने उस डिक्री को पास किया है. अब व्हाई डू वी नीड इट? हमें जरूरत क्यों पड़ी इस डिक्री की? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 38 को. तो सेक्शन 38 को समझिए पहले. कोर्ट बाय विच decree may be executed, and in our example, in this example I have discussed this example with you. क्या example था ये? A फाइल से सूट against B for rupees 10,000 and obtains a decree against him. ठीक? And now suppose decree is passed against B. He is bound to pay rupees 10,000 to A. Suppose in spite of the decree B refuses to pay the decretal amount to A. ये हम लोग पढ़ चुके हैं. And now he want to recover it. A can recover it. A can recover the said amount from B by executing the decree through judicial process. अब आपको ये समझ में आ गया. लक्ष्मी मैडम ने ये समझा दिया A को कि don't worry, you can go for the execution if B is not honoring that judgment, that decree. अगर बी उस डिक्री का सम्मान नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट. तब तुम कोर्ट में जा सकते हो. और कोर्ट में क्या करोगे? एग्जीक्यूट करवाइए अपनी डिक्री को एंड यू विल गेट योर अमाउंट. नाउ द क्वेश्चन बिफोर इज विच कोर्ट? कौन सी कोर्ट में जाकर दुहार करूं अब मैं? बिकॉज आई स्टार्टेड विद द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया था, लोअर कोर्ट से स्टार्ट किया गया था, फिर वहां पे वो एडीजे की कोर्ट पे आया, फिर वो हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया. सुप्रीम कोर्ट ने डिक्री को पास किया है. तो इतनी सारी कोर्ट्स हो गई, मैं कहां जाऊं? वेयर शुड आई अप्लाई फॉर द एग्जीक्यूशन? दिस इज अ बिग क्वेश्चन, एंड फॉर दैट पर्पज सेक्शन 38 विल हेल्प यू. कोर्ट्स बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड. कौन सी कोर्ट के द्वारा डिक्री को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? सेक्शन 38 विल हेल्प ए. ए की हेल्प कौन करेगा? सेक्शन 38. एंड व्हाट इट सेज, सी दिस. सेक्शन 38 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. ए डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड. ए डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड either by the court which passed it or by the court to which it is sent for execution. So there are two courts. Court which passed it, वो कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है, वो कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी जिसने उस डिक्री को पास किया था. सही है. और दूसरी कोर्ट कौन सी है? जिस कोर्ट को ये डिक्री भेजी गई है. इट इज ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन. अब दो कोर्ट आ गई आपके सामने. विच कोर्ट्स? दीज आर द कोर्ट्स. A decree may be executed either by the court which passed it, it is the number 1 court, or by the court to which it is sent for the execution. कौन सा सेक्शन है ये? ये है सेक्शन 38. इन दोनों कोर्ट के द्वारा, these are the courts which can execute this. Now decree द कोर्ट विच पास्ड इट. इसकी डेफिनेशन के लिए हम जाते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई कौन सी डिक्री मानी जाए. वाई? बिकॉज दिस इज बिगर क्वेश्चन. डिक्री विच पास्ड इट. अब किस डिक्री को पास माना जाए? जैसे फॉर एग्जाम्पल सी, ये देखिए आप लोग. आई अप्रोच्ड टू द कोर्ट लोअर ग्रेड.
एज पर सेक्शन 15 के हिसाब से जो लोएस्ट पिग्नरी जुरिडिक्शन कोर्ट थी, आई अप्रोच दैट कोर्ट, द डिक्री वाज पास इन माय फेवर, देन मैटर वेंट फॉर अपील टू कोर्ट C2, then to C3 High Court, and then to Supreme Court. Finality of the decree was attained by the Supreme Court. The decree attained finality by the decree of Supreme Court. So I started from C1, Civil Judge Junior Division, Civil Judge JD. यहां से स्टार्ट हुआ और वहां से एक डिक्री इसने भी पास की थी, C1 ने पास की, सेकेंड डिग्री इसने भी पास की थी उसी केस में, C3 ने भी एक डिग्री पास की, एंड नाउ द डिग्री, फाइनल डिग्री हैज बीन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ विच कोर्ट शैल बी कंसिडर्ड टू बी द कोर्ट विच पास्ड इट. कौन सी कोर्ट ने इसको पास किया? अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, क्या आप भी एग्जीक्यूट किया, आप ही एग्जीक्यूट कीजिए इसको. इसीलिए सेक्शन 37 गिव्स यू डेफिनेशन ऑफ द कोर्ट, उस न्यायालय की डेफिनेशन जिसने उस डिग्री को पास किया है. इसलिए 37 को पढ़ना जरूरी है, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. पढ़िए क्या है. तो वी हैव रेड सेक्शन 36, देन वी रेड 38, एंड नाउ वी आर कमिंग बैक टू 37. द एक्सप्रेशन, विच एक्सप्रेशन? द एक्सप्रेशन कोड, ये पूरी एक्सप्रेशन है, कोड विच पास डिक्री, दिस एक्सप्रेशन शैल, ठीक है, इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, डिक्री के एग्जीक्यूशन के संदर्भ में, इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड. ये निम्नलिखित जो कोड्स हैं, दैट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड. नंबर 1, समझ रहे हैं बात, इसका महत्व समझना. इन दिस केस we are going to discuss what the meaning of the expression court which passed a decree. वो न्यायालय जिसने की डिग्री को पास किया है, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है, पूरा का पूरा फ्रेज है. तो कह रहे हैं इस फ्रेज के अंतर्गत निम्नलिखित आएंगी, निम्नलिखित कोड जिनका वर्णन नीचे किया गया उनको इंक्लूड करेंगे. लेकिन किस में करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है. जो मैंने ये ब्लू लाइन दी है, ब्लू सर्कल बनाया है, ये इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज, कि ये जो मीनिंग है कोर्ट विच पास द डिक्री, इसका जो मीनिंग यहां पे दिया गया है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली. दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एवरीवेयर एनीवेयर. नो, द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज लिमिटेड फॉर व्हाट? लिमिटेड इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज. तो ये बात समझ में आई नहीं आई, बताइए मुझे जरा जल्दी से, कि द मीनिंग ऑफ द फ्रेज कोर्ट विच पास द डिक्री इज लिमिटेड टू इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज. यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई? नाउ कौन कौन सी कोर्ट्स आएंगी? नंबर 1, वेयर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ अपीलेट जुरिसडिक्शन, द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस. ओ माई गॉड, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, इसको समझिए क्या मतलब इस बात का. नाउ यू विल सी the decree, which decree is to be executed. What was the decree? A sued B for ₹10,000 and a decree was issued in the favor of A. Now you want to get it executed. Now you will see by which court this decree, I am saying it decree, DC, this is DC decree. तो by which court this decree was passed? ए से पूछा, भाई बताओ विच कोर्ट पास्ड इट? ही सेड दिस वाज द कोर्ट, अपीलेट कोर्ट. आई वेंट टू द अपील एंड देन द अपीलेट कोर्ट फाइनली डिसाइडेड द मैटर इन माय फेवर. सो देयरफॉर दिस डिक्री विच आई वांट टू गेट एग्जीक्यूटेड, द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड, जो डिक्री एग्जीक्यूट होनी है वो किसने पास की है? हैज बीन पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ द अपीलेट जुरिसडिक्शन. देन भले ही अपीलेट जुरिसडिक्शन ने पास की हो, बट दिस एक्सप्रेशन कोर्ट पास दी कौन सा एक्सप्रेशन? कोर्ट विच पास द डिक्री शैल इंक्लूड व्हाट? द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. सो बेसिकली इन द केस ऑफ, सो इन केस डिक्री
has been passed by the appellate court. Appellate court. Even in that case, the expression court which passed will include what? Court of first instance. इसका मतलब यही माना जाएगा, समझे आप, है ना। सो भले ही ये डिग्री अपीलेट कोर्ट ने पास की, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइल की, सुप्रीम कोर्ट ने पास की, और आपकी कौन सी कोर्ट थी? ये थी आपकी कोर्ट मुंबई कोर्ट। मुंबई कोर्ट में पहली बार मुकदमा गया, लेकिन फाइनलिटी मिली सुप्रीम कोर्ट ने। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिग्री पास की हो, लेकिन ये जो है कोर्ट विच पास द डिग्री फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन के पर्पज से, जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, जो वो कोर्ट जिसमें ओरिजिनली सूट फाइल हुआ था, ओरिजिनली जिसने ट्रायल किया था, उस कोर्ट को ही ये माना जाएगा कि दिस इज द कोर्ट विच पास द डिग्री। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? तो दिस इज द ए where the decree to be executed has been passed in the exercise of appellate jurisdiction then the court of the first instance, ये मानी जाएगी। अब आप इसको ऐसे समझिए, court which pass a decree shall be deemed to include the court of first instance। कब? where the decree to be executed has been passed by the appellate jurisdiction, ये हुई बात। So if the appellate court was Supreme Court and it was the court of Mumbai, तो what is what? Deemed, तो ये माना जाएगा कि मुंबई कोर्ट ने ही वो डिग्री पास की है, बट इट इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन, फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली, ये ध्यान रखना। तो आई बिलीव कि अब आपको समझ में आया होगा इससे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ इट इज द सेकंड पोजीशन। व्हाट इज दिस? वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड। ये देखिए, हो क्या? वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, इन आर एग्जांपल मुंबई कोर्ट has ceased to exist or ceased to have jurisdiction to execute it। अब क्या होगा? ये क्या मामला फंसा भी है? Suppose now you filed a suit in year, you see 2000 में आपने सूट फाइल किया, and it is finality came from the Supreme Court in 2020 and you filed the suit in Mumbai in the year 2000. Now 20 साल लग गए। Now you got that decree in your favor. Now you want to execute it. You are A and you want to execute it. अब आपको बताया गया no, you will have to go to the court of first instance. So now you are going to the court of first instance to get it executed. एंड नाउ यहां जाके पता चला कि दिस कोर्ट इज नो मोर, वो तो कोर्ट ही खत्म हो गई। सीज टू एग्जिस्ट, इट हैज सीज टू एग्जिस्ट। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इट इज एग्जिस्टिंग बट इट हैज सीज टू हैव द जुरिस्डिक्शन टू एग्जीक्यूट इट। इसको एग्जीक्यूट करने का जुरिस्डिक्शन इस पे नहीं है अभी। ये दो कंडीशन हो गई अभी, ये दो कंडीशन हो गई। इट हैज सीज टू एग्जिस्ट or it has ceased to have the jurisdiction to execute it. In that case, what will happen? Which court shall be deemed to be the court of first instance? The court which passed it. The court which, if suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for the execution of the decree would have jurisdiction to try it। ये समझ में नहीं आई होगी आपके बाद में, मैं समझाता हूं आपको। देखिए क्या, the court, ऐसे समझिए, which would have the jurisdiction to try the such suit
वेयर इन द डिक्री वाज पास्ड एट द टाइम ऑफ द मेकिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ, देखो कैसे समझ में आएगा, ये कैसे नहीं आएगा। देखिए ये इनका कहना ये है, इट्स दिस सेक्शन सेज दिस व्हाट, कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलिटी की, नाउ यू आर गोइंग टू मुंबई एंड द कोर्ट इज वाज ए वाज दिस कोर्ट वाज सपोज टू बी द कोर्ट ऑफ द कोर्ट विच पास्ड इट बिकॉज इट वाज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बट इट डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जीक्यूशन जुरिस्डिक्शन हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम दिस। अब क्या होगा, दिस इज 2021, तो एट दिस टाइम द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्जीक्यूशन, कि वो जो सूट था आपका, ये सूट, इस सूट को अगर मैंने आज फाइल किया होता तो भाई आज मैं कौन सी कोर्ट में फाइल करता कि साहब वो तो कोर्ट सी है, तो बस यही कोर्ट मानी जाएगी द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। तो ये कोर्ट सी है, इसका कोई मेरा नाता नहीं है, ना मैंने यहां पे सूट फाइल किया जिंदगी में, ना मैं कभी गया, बट बिकॉज द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ईदर हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और इट हैज सीज्ड टू हैव द जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट इट, नाउ आई विल हैव टू गो टू द सेकंड ऑप्शन, एंड सेकंड ऑप्शन इज व्हाट, यू रीड दिस, कि द कोर्ट विच वुड हैव जुरिसडिक्शन टू ट्राई सच सूट, वो न्यायालय जिसको इसको ट्राई करने का जुरिसडिक्शन होता, इस सूट को, कौन से सूट को, जिस सूट में डिक्री पास की गई है, कब जुरिसडिक्शन होता, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है, इस समय अगर ये सूट लाया जाता तो कौन सी कोर्ट को जुरिसडिक्शन होता, ये सी कोर्ट को होता। तो ठीक है, दैट कोर्ट सी शैल बी डीम्ड टू बी द कोर्ट विच पास्ड इट। तो क्या माना जा रहा है इस कोर्ट को, कि ये कोर्ट वही मानी जाएगी जैसे इसी ने इसको पास किया हो। डीम्ड वाला जो फिक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। तो आई बिलीव भी कर लेंगे आप लोग। अब बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।